नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि फिफ्थ एपिसोड में आपका स्वागत है। जिस रेवोल्यूशन पर हमने एक लंबी और रोचक बैकग्राउंड क्रिएट करी थी, वो रेवोल्यूशन इस एपिसोड में ऐसा कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट हो जाएगी। ऑल दोज कंडीशंस विल प्रेसिपिटेट टू ब्रिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमने समझा था कि कैसे लुई फिफ्टींथ during Louis XV's tenure, absolute monarchy declines, and France undergoes enlightenment, and you have like powerful thinkers like Jean-Jacques Rousseau, who kind of inspire this extreme sentiment that we just don't want a monarch, we want a rule by people, and somehow that thought has taken control of French public. और दूसरा यह है कि फ्रांस इज नाउ अंडर लाइक अ लॉट ऑफ डेट आफ्टर अ लॉट ऑफ वॉर्स एंड we all know that every time there is the financial problem in an absolute monarchy, the commoner is will be taxed a lot. So that's how the situation is now. Right after Louis 15th in 1774, Louis 16th is crowned as king of France, and conditions are very very different from the time, let's say, when you had Louis 14th in France. Now Louis 16 was generally an insecure king, as it is said, और उनको थोड़ा कुछ गलत एडवाइस भी मिल रही थी। तो सबसे पहली गलत एडवाइस जब उनको ये मिली कि आप अमेरिकन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंच आर्मी भेजिए, एंड दिस इज बेसिकली लाइक we will like take one back from the Great Britain, because जो 7 year वॉर था इसके पहले, उसमें ग्रेट ब्रिटेन ने अमेरिका का जो हिस्सा था, है ना, न्यू फ्रांस, वो छीन लिया था। तो उस चक्कर में इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी। अब दो चीजें हुई। एक तो आर्मी फ्रांस से अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे भेजना उस जमाने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, तो इट फर्दर क्रिपल्ड द इकोनॉमी, ऑलरेडी बैड इकोनॉमी, राइट। और दूसरा यह कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज आल्सो वॉर ऑफ कॉमनर्स अगेंस्ट मोनार्की। वो लोग भी मोनार्की, वो किंग ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट ये सब हो रहा था वहां पे। तो अब वो जनता जब वहां पे पार्टिसिपेट करके वापस आई, सो दे केम बैक सुपर इंस्पायर्ड एंड ऑल्सो विद अ बिलीव दैट मोनार्की कुड बी ओवरथ्रोन। Now, from 1770 to 1790, as I was talking about economic depression, food prices rose by about 65% and the income increased only by 22%। है ना, ये 20 साल में ऐसा हुआ। एंड ऐसा हुआ उस कारण से कि नाउ रूरल फार्मर्स, पीजेंट्री, दे हैव नथिंग टू सेल, right? Because the food prices have gone up really high, crops have failed, तो वो दोनों के चक्कर में अब दे हैव नथिंग टू सेल एंड मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर कोलैप्स हो चुकी है। तो वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री है। तो अब ये फाइनल मूव क्या हुआ, मतलब क्या किया लुई 16? तो सबसे पहले लुई 16 ने फिर से सोचा कि मैं कुछ और टैक्सेस लागू कर देता हूं, और उसको करने से द इकोनॉमी माइट रिकवर। सो ही प्रपोज न्यू टैक्सेस टू द पार्लियामेंट, विच मेजरली हैड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वो पुराने जो ओल्ड ओल्ड नोबिलिटी वाली एरिस्टोक्रेसी टाइप की रहती है। तो दे रिजेक्टेड इट ऑब्वियसली। इन रिस्पॉन्स लुई, अगर आप मोनार्की की तरफ से देखें, तो लुई कमिटेड अ मिस्टेक ऑफ कॉलिंग एन एस्टेट जनरल का मीटिंग। एस्टेट जनरल क्या होता है ये समझ लेते हैं। फ्रांस में एस्टेट जनरल उस जमाने में 3 एस्टेट्स के लिए होता था। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी होते थे, पोप और नन्स एंड बिशप्स। सेकंड में नोबिलिटी होती थी, पुरानी वाली, हाँ, नॉट नोबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, वो तो वो मिडिल क्लास हो गया। ये है नोबिलिटी जो वो पुश्तैनी फैमिलीज जो चलते आ रही है, वो सेकंड एस्टेट कहलाता था। और थर्ड एस्टेट होते थे कॉमनर। तो अब इन्होंने लुई एस्टेट बोल रहा हूँ, लुई 16 ने जब 3 एस्टेट्स की मीटिंग बुलाई, तो आप खुद सोचिए, 98% जनता यहाँ पर कॉमनर थी, और 1.5-2% से भी कम जनता फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे।
तो ये जो बड़ी बिग एंग्री, और ये लोग बहुत एंग्री भी थे, मतलब होंगे ही ना, भूखमरी फैल रही है, अकाल पड़े हुए हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया पड़ा है, कोई उसका उपाय नहीं हुआ हो रहा है, और ऊपर से टैक्स मांगे जा रहे हैं। तो ये लोग जब 5 मई को 1789 को जमा होते हैं एक जगह पर, तो थर्ड एस्टेट डिमांड कर देता है कि भाई हमको तो कॉमन वोटिंग चाहिए। ये अलग अलग तीनों एस्टेट की वोटिंग जब होती है तो हमारे हक का तो कोई सुनता ही नहीं है, तो वी वांट कॉमन वोटिंग। अब भाई देखो, कॉमन ये अभी भी है तो एब्सोल्यूट मोनार्की है ना, तो कॉमन वोटिंग इनको डिनाई कर देते हैं। और अब ये ग्रुप इतना बड़ा है कि ये लोग इतने गुस्से में हैं कि ये लोग वो मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं, और अपने आप को नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस डिक्लेयर कर देते हैं। और अब इस पे क्या होता है कि ये लोग जब दूसरे हॉल में जाते हैं और कहते हैं कि हम तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक हमको अपनी ये वोटिंग, अभी यदि ये लोग सब वोटिंग राइट्स वगैरह ही मांग रहे हैं, ये लोग अभी यहाँ पर डिमांड्स कोई ऐसी बहुत ज्यादा ऊंची हुई नहीं है, इन्होंने अभी तक कभी नहीं सोचा है कि हम राजा को ओवरथ्रो करना चाहते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। दीज ऑल आर डिमांड्स related to economic stuff. These people want food, these people want probably, I don't know, jobs, one money, right? So that is what the demand is. अब लुई इसमें थोड़ा एक बचपनी, ऐसा कहते हैं बचपना हरकत क्या किया कि he locks the hall when this national assembly goes for a break, और उससे एंगर और फायर हो जाता है, एंड देयर फॉर लाइक द पीपल ऑफ नेशनल असेंबली हु कैनॉट नाउ गो इनटू दैट हॉल फॉर अ डिस्कशन, दे टेक they occupy an indoor tennis court and take a tennis court oath. And what is the tennis court oath? That they will not come out until they have delivered the Constitution of France. और इस बार they were also joined by majority of first estate which was clergy. क्लर्जी तो जागरूक थी, और वैसे भी उस समय तक रिलीजन बचा नहीं था एज लाइक दिस वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट ड्राइविंग पीपल, राइट? सो फटाफट मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी ज्वाइन दिस नेशनल असेंबली, एंड अबाउट 47 members ऑफ सेकेंड एस्टेट ऑल्सो ज्वाइन। तो अब तो मामला थोड़ा लुई के अगेंस्ट हो गया, पर फिर भी मतलब अभी राजा को चैलेंज नहीं हो रहा है ना? तो लुई 16 बैक डाउन। पर अब क्या कहें, मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा हिंदी में कहा जाता है। सो इंस्टेड ऑफ ट्रूली अंडरस्टैंडिंग व्हाट नेशनल असेंबलीज डिमांड्स आर, ये समझना उनके लिए, थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना उनकी तरफ, he actually started slowly bringing troops into पेरिस। वो क्या है ना, आर्मी को लाना शुरू कर दिया ताकि, और अपना जो एक इनका खुद का जो एक एडवाइजर था जैकस नेकर, उसको डिसमिस कर दिया बिकॉज ही वॉज सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ थर्ड एस्टेट, एंड दैट मेड पब्लिक एक्सट्रीमली एंग्री, है ना? एंड अब क्या हुआ, नाउ देयर वर ट्रूप्स हु वर ट्राइंग टू कंट्रोल द पीपल, बट troops also understood that there is a cause, and Necker, as soon as he was dismissed, that anger led to the attack on this prison called in Bastille on 14th July 1789। इसको बास्टील डे से के साथ सेलिब्रेट करा जाता है, और उसके कुछ कारण थे। ये जो बास्टील प्रिजन था, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाने वाली बिल्डिंग थी, तो वो एक ऑपरेशन की निशानी थी। तो आर्म गार्ड्स जो इनके लोगों को कंट्रोल करने के लिए बुलाए थे, ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं, और बैस्टिल पे अटैक होता है। और द अदर रीजन फॉर अटैकिंग बैस्टिल इज ऑल्सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्टोर्ड, राइट? अब आप खुद सोचिए, इफ यू आर अ मोनार्क ड्यूरिंग दिस टाइम, इफ यू आर लुई 16, ये सब कितनी जल्दी हो रहा है। कहाँ तो आप एस्टेट जनरल की मीटिंग बुला के टैक्सेस बढ़ाने की सोच रहे थे, और कहाँ अब यहाँ पर एक ये आर्म्ड रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है, और थोड़ा बारबेरिक भी हो गया है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बैस्टिल का जो मतलब प्रिजन का जो हेड होता है उसको दे डिकैपिटेट, एंड दे पुट हिज हेड ऑन अ पाइक, मतलब ऐसा डंडे पे लगा के सब दूर घुमाते हैं। तो ये थोड़ा बारबेरिक टर्न भी ले लिया है ना? पर हालत तो देखिए बहुत ज्यादा खराब है, मतलब ऐसा होगा कि अब
in August, National Assembly declares this Declaration of Rights of Man and the Citizen. अभी भी मोनार्की पे अटैक नहीं हो रहा है, अभी भी फ्रांस इज ट्राइंग टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। और बात अब है कि भाई अभी भी हंगर है, अभी भी कुछ हालात वैसे के वैसे ही है ना। भले मतलब कोई कुछ भी हो स्टेट, लोगों को तो अभी भी कुछ उसका फायदा हुआ नहीं। और देखिए ऐसा होता है कि जब जब हालत खराब होती है तो रूमर्स भी बहुत स्प्रेड होते हैं। तो रूमर स्टार्टेड स्प्रेडिंग दैट किंग एंड क्वीन in the palace of Versailles have stored a ton of grain for their own consumption and are holding it. And in October 1789, March of armed peasant women happens on the Palace of Versailles. आप सोचिए, आर्म्ड पीजेंट वुमेन, ये पहली बार ऐसा, मतलब एक बहुत ही बड़ा कदम था ये कि। और देखिए जब विमेन सेंटर स्टेज या सड़क पे आ जाती हैं तो उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इस केस में भी हुआ। ये सारे लोग, ये सारी विमेन वर्साई पे अटैक करती हैं, वहां घुस जाती हैं, एंड दे डिमांड दैट किंग एंड क्वीन मूव्स बी मूव टू पेरिस, जहां उन पे अच्छे से नजर रखी जा सके, ताकि ये होर्डिंग वोर्डिंग भले ही ना भी कर रहे, अब रूमर तो फैल गई थी और लोग भूखे थे। और इसलिए बाय 1790 नाउ द किंग एंड लुई 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटोनेट, ये दोनों अब हाउस अरेस्ट में हैं in a place called Tuileries in Paris. Now, at this point, nobility is super scared. ये ancient पारिवारिक जो nobility है, they are super scared and they have started fleeing France. भाग रहे हैं फ्रांस से धीरे धीरे करके, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि यार माहौल ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मोनार्की अब वापस आएगी, इससे कुछ नीचे ही होगा। तो वो तो भाग ही रहे हैं। अच्छा, इससे जो है एक व्यक्ति इंस्पायर्ड, वो खुद लुई 16 है। देखिए लुई 16 को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल या इवन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाले गेम में। वो तो भाई एब्सोल्यूट मोनार्क वाले उनके पुराने पूर्वज रहे हैं, तो उनको तो उसी में इंटरेस्ट है। तो अब क्या होता है, देखा देखी जून 1791 में दे ड्रेस एज सर्वेंट, लुई 16 और उनकी वाइफ, एंड दे ट्राई टू एस्केप, बट वो पकड़ा जाते, उनको पकड़ के वापस लाया जाता है। और अब जनता बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो गई है। उनको तो ये से भी समझ में आ गया है कि भाई रेवोल्यूशन तो हम कर रहे हैं, राजा तो हमारे भाई भागना चाहते हैं यहाँ से, है ना। और ये नेशनल असेंबली में भी अब अनरेस्ट होने लगा है। जो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी ना कॉमनर्स की, उसमें अनरेस्ट इसलिए होने लग गया क्योंकि एवरीवन इज सेइंग दैट लुई 16, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला कॉन्सेप्ट है, ये ही गड़बड़ है। तो अब देखते हैं एक बार नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूट मतलब कंपोजिशन क्या क्या है, कौन कौन है यहाँ। सो नेशनल असेंबली में देयर वर 245 मोनार्किस्ट। मोनार्किस्ट मतलब दे वर ऑल्सो कॉल्ड रॉयलिस्ट, मतलब दे हैड सिंपैथी विद द मोनार्क एंड दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दे डिड नेवर वांटेड मोनार्क टू गो अवे। अरे वो मतलब दैट वाज वेरी स्कैरी फॉर देम। Then 345 people were such that who would switch side, इधर का अच्छा लगा तो थोड़ा उधर समर्थन दे दिया उधर। एंड 136 were absolute radicals, मतलब प्रॉपर लेफ्ट। और इन्होंने ही वो जो रेडिकलिज्म लाया कि नहीं, वी डोंट वांट अ किंग, वी एक्चुअली वांट द रूल ऑफ पीपल, आर दीज रेडिकल्स हु वर कॉल्ड जैकोबिन्स। एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई ये लुई तो बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल है, and they started a signature campaign in this place called Champ de Mars. Champ de Mars, इसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इसको चैम्प डे मार्स का स्पेलिंग होता है, इसका चैम्प डे मार्स, बट फ्रेंच में इसको शॉ दे मार्स कहा जाता है। तो वहां पर इन्होंने ना सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर लिया। अब सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करा तो नेशनल असेंबली ने खुद ही नहीं गार्ड भेजे वो कैंपेन को कंट्रोल करने को। लोग बहुत एंग्री है, पता है आपको। तो लोगों ने नेशनल गार्ड पे, जो नेशनल असेंबली नहीं भेजे हैं,
उन पे ही पत्थर मारने शुरू कर दिए, और उस चक्कर में इसमें 50 लोग वर मैसेकर्ड, एंड दिस केम टू बी नोन एज शॉ दे मास मैसेकर। अब देखिए, इस पॉइंट पे थोड़ा सा हम एक्सटर्नल भी नजर डालते हैं। फ्रांस का तो समझ में आ गया, लोग बहुत भूखे हैं, बहुत एंग्री है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है। नेशनल असेंबली ने भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया, लुई एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए द रेडिकल्स, द जैकोबिन्स इन द नेशनल असेंबली आर एक्सट्रीमली एंग्री एंड अगेंस्ट द किंग, हैव स्टार्टेड दिस कैंपेन, और उसमें वहां पर जाकर मैसेकर हो गया। एट दिस पॉइंट हम अगर यूरोप को देखें तो देखिए, शुरू में जब ये अनरेस्ट शुरू हुआ फ्रांस में, 1789 की बात कर रहा हूं, अब हम आ गए हैं 1791 में, 2 साल। तो 2 साल पहले तो यूरोप के सारे मोनार्क्स को तो एक्चुअली शायद मजा आ रहा होगा कि अच्छा, ये लुई अभी हटेगा, फिर कोई और आएगा, या कोई फ्रांस थोड़ा वीक हो गया है, ऐसा फील हो रहा होगा। पर अब क्या हो गया, अब एक्चुअली सारे जो कंट्रीज हैं फ्रांस के आसपास के, उनको लगने लग गया है डर, क्योंकि ये सारी मोनार्कीज है, यहाँ तो सारे मोनार्क्स बैठे हुए हैं ना, उनको ये डर लगने लग गया कि भाई हमको ही हटा देंगे तो क्या होता है। तो अब अगस्त अगस्त ऑफ 1791, अबाउट 2 years आफ्टर वो अगस्त डिक्री वाज इशूड, 2 साल हो गए 1789 से, लियोपोल्ड सेकंड, जो होली रोमन एम्पायर के एम्परर हैं और ब्रदर ऑफ क्वीन मैरी एंटोनियट है, एंड प्रुशिया का जो मोनार्क है, दे इशू अ डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिड्स। एंड डिक्लेरेशन ऑफ पिलनिड्स में कह देते हैं ये लोग कि भाई देखो, हम तो लुई 16 को ही सपोर्ट करते हैं, है ना। और इससे एक्चुअली डबल नुकसान हुआ, क्योंकि अब क्या हो गया, लोगों को मतलब एक सस्पिशन क्लियर भी होने लग गया कि हाँ यार, बाहरी ताकतें भी जो फ्रांस के अगेंस्ट एनिमीज हैं, वो भी लुई को सपोर्ट कर रहे हैं, and therefore it fueled the idea of a republic devoid of the king. And people are still hungry and broke, and national assembly seems to be out of ideas. तो अब यहां पर जो आपके radical elements है, जैकोबिन्स, वो लोग अब धीरे 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 कंट्रोल करने लगेंगे। बट अप्रैल ऑफ 1792 तक आते आते हालत ये हो गई है कि लुई भी समझ गए हैं, लुई 16 समझ गए हैं कि दूसरी कंट्रीज पे वॉर डिक्लेयर करने से बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि अब देखिए, जब भी भुखमरी वगैरह ऐसी चीजें फैल रही होती है, बोथ नेशनल असेंबली इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द वॉर, द जैकोबिन्स, एंड लुई 16 भी सोच रहा है कि वॉर हो जाए। देखो, दोनों के लिए ये विन विन है। क्यों है विन विन? लुई 16 सोच रहे हैं कि अगर वॉर हुआ और अगर हमने टेरिटरी जीती, तो जो विक्ट्रीज होंगी उससे मैं फिर से शायद पावरफुल बन जाऊं, और अगर हम हार गए तो जो दूसरी मोनार्कीज हैं, वो ये रेवोल्यूशनरीज को दबा देगी, और शायद मुझे राज्य वापस मिल जाए। तो उनके लिए विन विन है। रेवोल्यूशनरीज के लिए भी एक्चुअली विन विन है। रेवोल्यूशनरी सोच रहे हैं कि अगर वॉर किया और हम जीते, तो खूब प्लंडर लूट करने को मिलेगी, और नहीं किया और दूसरी आर्मीज आए, तो वो लोग इंस्पायर होकर यहां से वापस जाएंगे, तो ये रेवोल्यूशन फैल जाएगा। हम जहां जहां जाएंगे जीतने के बावजूद, तो भी फैलेगा। तो दोनों केस में अब क्या होता है, फ्रांस फर्स्ट अटैक डिक्लेयर्स वॉर ऑन ऑस्ट्रिया, है ना। इन्होंने ऑस्ट्रिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है, और प्रुशिया ने फ्रांस पे अटैक कर दिया है। और न सिर्फ अटैक किया, बट थोड़ा सा बिगनिंग में जब सक्सेस मिली, तो उस अटैक का जो लीडर था, ड्यूक ऑफ ब्रंसविक, उन्होंने ना एक मैनिफेस्टो जारी कर दिया। किसको? फ्रांस और पेरिस की स्पेसिफिकली पब्लिक को। ही कॉल्ड इट ब्रंसविक मैनिफेस्टो। और ब्रंसविक मैनिफेस्टो में उन्होंने ऐसी धमकी दे डाली कि हम आकर ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को थ्रो ऑफ कर देंगे, और वी विल री इंस्टॉल मोनार्की। और अब तो भाई, मतलब ये बिल्कुल लगने लग गया है जनता को कि किंग ने इनके साथ कोई सीक्रेट डील कर ली है। तो अगस्त 1792, अब हम 3 साल आगे आ गए हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सारी चीजें इन रेवोल्यूशंस में, खासकर ये फ्रांस वगैरह टाइप की रेवोल्यूशन होती है, यहां पर क्या होगा, आप देखेंगे डेट्स आपको दिखेंगे, अप्रैल जुलाई अगस्त, है ना, और फिर अगले साल की अप्रैल जुलाई अगस्त आ जाती है। और उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीजन ये होता है कि इन एरियाज में
बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है फ्रॉम, आप मान लीजिए अक्टूबर एंड या अक्टूबर मिड से लेकर फेब मार्च हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो देखिए ठंड में तो कोई क्रांति नहीं होती है ना, ठंड में लोग अपने घर में बैठ जाते हैं। इसलिए क्रांति और लोग जो बाहर आने का काम और ये जो रेवोल्यूशनरी काम होते हैं, ये सिर्फ वो गर्मी के मौसम में होते हैं। भारत में भी ऐसे ही होता है, तेज धूप और बारिश में कोई नहीं। तो जो वो वाले मौसम होते हैं जहाँ थोड़ा मौसम अच्छा होता है, वहीं क्रांति होती है। तो इसलिए ये अब क्या हो रहा है, अगस्त 1792 आ गया है। और अगस्त 1792 में कम्यून ऑफ पेरिस इज फॉर्म विच इज मेजरली जैकोबिन लेड एंड दे स्टॉर्म टुइलरीज। वो शक हो गया है ना कि ये फ्रांस का मोनार्क ही मिला हुआ है इनसे, सो दे स्टॉर्म टुइलरीज जहां पे किंग और क्वीन रह रहे होते हैं। दे मेक देम प्रिजनर्स एंड वो बोलते हैं भैया आप ना प्रिजनर्स ही रहोगे। एंड दे डिक्लेयर फ्रांस एज अ रिपब्लिक। वो एक क्या है ना, रंप सेशन कर लेते हैं। रंप सेशन का मतलब कि आपका ऑपोजिशन है ही नहीं उस सेशन में, आपने खुद नहीं कोई डिक्लेरेशन करा, आपने खुद ही नहीं उसको पास कर दिया, बट दे डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक। एंड ऑन September 22nd 1792 फ्रांस गेट्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो कुछ बनाते हैं और उसको डिक्लेयर करके टू द ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल द आइडिया है, दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन फ्रांस। और बिकॉज ऑफ जैकोबिन्स पावर में है, तो थोड़ा सा जितने भी दूसरे ऑपोजिशन सस्पिशियस आता है इनको, तो वो उनको भी पकड़ के या तो एग्जीक्यूट कर देते हैं या उनको अपनी साइड ले लेते हैं। ठीक है। तो अब हालत एकदम ही बदल गई है। देखिए अब है सितंबर 1792 और फ्रांस हैज बीन डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक वेयर दे हैव सेड कि वी डोंट वांट अ मोनार्क एंड वी विल बी रूल्ड बाय पीपल। ये 3 साल में पासा ऐसा, तख्ता ऐसा पलट गया कि जो किंग एक एब्सोल्यूट मोनार्क बनना चाहता था, अब वो प्रिजनर बना पड़ा है और ज्यादा दिनों तक प्रिजनर रहता भी नहीं है। जनवरी 1793 में लुई 16 इज गिलेटीन एंड गियोटीन्ड बोलते हैं। ये डॉक्टर गियोटीन के नाम से एक डॉक्टर ही थे जिन्होंने ये इजाद किया था गर्दन काटने का तरीका। एंड ही इज गियोटीन्ड एंड फ्रांस इज नाउ इन वॉर बाय 1793 एट वॉर। अब बहुत डर गया है यूरोप, मतलब दहल गया है। देखिए कि मोनार्क को गियोटीन कर दिया है तो सारी कंट्रीज, स्पेन, पोर्टुगल, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, डच नेदरलैंड, एवरीवन इज एट वॉर विथ फ्रांस। बट अब फ्रांस आर्मी कहां से लाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। सो फ्रांस basically launches levy en masse. Levy en masse is a decree asking every able-bodied French citizen to join the army. और आप मानेंगे नहीं, क्योंकि इसकी अपील कितनी ज्यादा है कि अरे भाई अब ये ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल है ना, तो ये तुम्हारी सरकार है, तो ये तुम्हारा ही फ्रांस है, तो तुम्हें ही डिफेंड करना होगा। और इस कारण से बहुत जनता बिकम लाइक joins the army. आप मानेंगे नहीं, France is able to raise an army of some 500,000 soldiers, which is far bigger than any of what any of these monarchs have. और बस इस कारण से सारे जो देखो मोनार्कों के पास जो आर्मी होती है वो पैसे दे के आर्मी होती है, कुछ लोगों को आपने पैसे दे रखे हैं जो आपके लिए काम करते हैं। ये आर्मी अपने खुद के लिए लड़ रही है, तो इनकी तो मतलब इनमें पैशन भी बहुत ज्यादा है ना। और अब फ्रांस सबके साथ यहाँ पर लड़ाई कर रहा है और अब सक्सेसफुली लड़ाई कर रहा है। मतलब आप एनिमीज को धकेल रहे हो, कहीं कहीं पे ऑक्यूपाई भी कर रहे हो। और जैकोबिन्स विच हैव फॉर्म्ड दिस न्यू गवर्नमेंट, है ना, वो लोग एक कमिटी क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम वो लोग रखते हैं पब्लिक कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। देखिए नाम कितना मिस गाइड कर रहा है। ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी इज हेडेड बाय दिस पर्सन कॉल्ड मैक्समिलियन रॉब्सपियरी, है ना। और बेसिकली ये मान लीजिए कि यही अपने आप को एक डिफॉल्ट गवर्नमेंट का हेड बना देता है। और ये कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक काम करती है, जितने भी लोग सस्पिशियस हैं, जिन लोग जो लग रहा है वो रॉयलिस्ट हैं
या किंग के लिए उनकी थोड़ी वो है लीनिंग, वो सब को ये लोग मारना शुरू कर देते हैं। यू वोंट बिलीव, इन 1 year about 40,000 people were summarily executed। Summarily executed का मतलब होता है कि कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, बस शक के बिना पर आपने किसी को मार डाला। और this time, this 1 year, especially these 12 months from April of 1793 to July of 1794 are called as reign of terror। टेरर फैल गया था। And people obviously got sick of Robespierre and his kind of schemes। And of course, what goes around comes around। जुलाई ऑफ 1794 में रॉबेस्पियरी को ही गिलेटिन किया जाता है, उन्हें हटाया जाता है। और अब हालात ये हो गए हैं कि यहां पर पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रूली अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अब ये जो एक्सट्रीम रेलर ऑफ वाली जो गवर्नमेंट है वो हट गई है और दूसरी नई प्रकार की गवर्नमेंट का आने का चांस बन गया है। हम यहां पर ही आज थोड़ा सा पॉज लेंगे। हम लोग ऐसी सिचुएशन में छोड़ रहे हैं एपिसोड जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी पूर्ण तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हुई है। हमने इसको बस शुरू हो गई है, आधे लेवल पे है। हम अभी 1794 के अराउंड है, जहां पर लोग रॉबेस्पियरी से त्रस्त होकर उनको गियोटिन कर दिया गया है। आने वाले एपिसोड में क्या होगा, कैसे होगा और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ आने वाले 5-6 साल कैसे बीतेंगे, इस पे और चर्चा करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम।